एक छोटा लड़का एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना पूरा करने के लिए घर से भाग जाता है। क्या वो हर बाधा को पार कर पाएगा और अपने सपने को हकीकत में बदल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी की शुरुआत बैंडियन नाम के एक लड़के से होती है, जो अफ्रीका के माकोनो नामक एक गांव की झुग्गियों में अपने परिवार के साथ रहता है। बैंडियन बताता है कि जब वो पैदा हुआ था, तब सारा नाम के एक जादूगर ने उसके पिता से कहा था कि ये बच्चा भगवान द्वारा चुना गया है। उसके पिता ने सारा पर विश्वास नहीं किया और उसे सिर्फ एक पागल बूढ़ा आदमी समझा। हालांकि सारा को पूरा यकीन था कि बैंडियन एक दिन एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बनेगा। जैसे ही नरेशन खत्म होती है, दृश्य गांव वालों की ओर शिफ्ट होता है, जिनमें बैंडियन के पिता और भाई भी शामिल हैं, जो मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। पास में एक रेडियो पर लाइव फुटबॉल मैच की कमेंट्री चल रही होती है। बैंडियन हर शब्द ध्यान से सुनता है। तभी उसके दोस्त उसे गाँव में होने वाली बलि के लिए भेड़े ले जाने में मदद के लिए बुलाते हैं। वो जल्दी से उनकी मदद करता है और ठीक समय पर वापस आ जाता है, ताकि आखिरी गोल की घोषणा सुन सके, जिसमें अफ्रीका मैच जीत जाता है। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। अगली सुबह बैंडियन जल्दी उठता है और धीरे से अपने भाई कानामारी को जगाता है। फिर वो अपनी बीमार माँ को देखने जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक महसूस कर रही है। वो उसे आश्वस्त करती है और स्कूल के लिए तैयार होने को कहती है। भाई के साथ घर से निकलने के बाद वे झाड़ियों में सूखी लकड़ी इकट्ठा करने जाते हैं। बैंडियन लकड़ी बेचने की योजना बनाता है ताकि वे एक नया फुटबॉल खरीद सके। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वे गाड़ी को पास के बाजार तक ले जाते हैं। बेचने और गाड़ी का किराया चुकाने के बाद उनके पास 400 गिनी फ्रैंक्स बचते हैं। पैसे लेकर वे स्कूल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो टीचर पहले ही पढ़ाना शुरू कर चुके होते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद बैंडनडी और उसके दोस्त गाँव के झाड़ फूंक करने वाले सारा के पास जाने का फैसला करते हैं, ताकि उसके लिए एक ताबीज लिया जा सके। वहाँ जाने से पहले वे ताबीज के बदले देने के लिए लोहार के घर से एक मुर्गी चुरा लेते हैं। सारा के यहाँ वे अंदर बैठते हैं, जबकि वो बैंडियन की मालिश करता है और रहस्यमयी शब्द बोलता है। इस दौरान रेडियो कैननकन नाम का एक लड़का मजाकिया कमेंट्री करता है, जब तक सारा सबको चुप रहने का आदेश नहीं देता। अपनी प्रार्थनाएं पूरी करने के बाद सारा बैंडियन को एक ताबीज देता है और उसे उसका लकी चार्म बताता है। वो उससे कहता है कि इसे हमेशा अपने साथ रखना, ये हर मैच में गोल करने में उसकी मदद करेगा। बैंडियन अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि सारा दूसरे बच्चों की ओर ध्यान देता है जो मुर्गियां लेकर आए होते हैं। बाद में बैंडियन अपने दोस्तों के साथ कपड़े से बनी गेंद से स्ट्रीट फुटबॉल खेलने के बाद घर लौटता है। घर जाते हुए बैंडियन बताता है कि कई अफ्रीकी पुरुषों की कई पत्नियां होती हैं, लेकिन उसके पिता की सिर्फ 2 है, क्योंकि वो गरीब है। उसकी असली माँ, जिनका देहांत हो चुका है, उसके पिता की पहली पत्नी थी। उसके पिता की दूसरी पत्नी कॉनी है, जो कानामारी की माँ है और बहुत कठोर स्वभाव की है। जब बैंडियन और कोनामारी घर पहुँचते हैं, कॉनी उनके पास आती है और पैसों की मांग करती है। कोनामारी चुपचाप पैसे बैंडियन को दे देता है और अपनी माँ से कहता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। बैंडियन चुपचाप कमाए हुए पैसे गिनता है और अपनी माँ को रात का खाना खिलाता है। अगली सुबह बैंडियन गांव की डॉक्टर मिसेज एस्पेरिन से मिलने जाता है, जो एक दयालु और देखभाल करने वाली महिला है। वो उसे एक खंभे के पास खड़ा देखती है और पूछती है कि वो क्यों आया है। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो नहीं हिलता। वह पास आती है और उसकी माँ के बारे में पूछती है। बैंडियन बताता है कि उसकी माँ अभी भी खांस रही है और डॉक्टर को दिखाना चाहती है, लेकिन उसके पिता सिर्फ सारा पर ही भरोसा करते हैं। मिसेज एस्पेरिन उसे भरोसा दिलाती है कि वे उसकी माँ की मदद का कोई न कोई तरीका निकालेंगे। बैंडियन उसे बताता है कि उसने फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे बचाए हैं और वो उन्हें अपनी माँ के इलाज में खर्च करना चाहता है। डॉक्टर धीरे से कहती है कि इलाज मुफ्त है। वो उसे दवा देती है और कहती है कि अपने पिता से कहना कि माँ को देखे बिना वो इलाज नहीं कर सकती। जाने से पहले बैंडियन उसे पैसे देता है और कहता है कि उन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे छीनना चाहती है। मिसेज एस्पेरिन पैसे स्वीकार कर लेती है और वादा करती है कि जरूरत पड़ने तक उन्हें सुरक्षित रखेगी। इस बीच सारा बैंडियन के पिता मूसा से मिलता है, जो बारिश न होने के कारण फसल खराब होने से परेशान है। सारा उसे भरोसा दिलाता है कि उसके सारे दुख तब खत्म हो जाएंगे जब उसका बेटा एक फुटबॉल स्टार बनेगा। मूसा कहता है कि उसे बच्चों के सपनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सारा जोर देता है कि समय बदल रहा है और फुटबॉल का पैसा उनकी जिंदगी बदल सकता है। उसी समय एक फुटबॉल उनकी ओर उड़कर आता है, जिसके पीछे बैंडोन और दूसरे बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। जब मूसा सारा से फुटबॉल पर बात करता रहता है, कॉनी बैंडियन और उसके भाई को टमाटर तोड़ने में मदद के लिए बुलाती है। दृश्य बदलता है और बैंडियन खेत में चलता है जब उसके दोस्त उसे पेड़ पर बुलाते हैं। वो ऊपर चढ़ता है और देखता है कि वे एक फुटबॉल मैगजीन देख रहे हैं। वे फुटबॉल की तारीफ करते हैं और
बैंडियन से पूछते हैं कि क्या वो एडिडास की गेंद चाहता है। बैंडियन कहता है कि उन्हें पी वाली लेनी चाहिए और कीमत पूछता है। उसके दोस्त बताते हैं कि इसकी कीमत 6.99 फ्रैंक्स है, जो गिनी मुद्रा में दोगुनी होती है। वे नए हिसाब से पैसे गिनते हैं और फुटबॉल खरीदने का फैसला करते हैं। वे लोकल बाजार जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ प्लास्टिक की गेंदें मिलती है, चमड़े की नहीं। फिर वे एक साइकिल मैकेनिक से मिलते हैं, जो बताता है कि असली फुटबॉल कैनन से मंगाई जा सकती है। वो समझाता है कि इसकी कीमत 80,000 गिनी फ्रैंक्स होगी। कीमत सुनकर बच्चे टूट जाते हैं। हार मानकर बैंडियन ये सोचते हुए लौटता है कि वो कभी फुटबॉल नहीं खरीद पाएगा। अगले दिन स्कूल से लौटते समय डॉक्टर एस्पिरिन अपनी कार उसके पास रोकती है। बैंडियन के पास आने पर वो उसे एक पुरानी फुटबॉल देती है और बताती है कि ये इस्तेमाल की हुई है, लेकिन खेलने लायक है। खुशी से भरकर बैंडियन उसे धन्यवाद देता है और गेंद लेकर घर दौड़ता है। अपने भाई और दोस्तों की मदद से वो फुटबॉल को सुनहरे रंग में रंग देता है। जल्द ही सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं और बैंडियन की नई गेंद से खुशी खुशी खेलने लगते हैं। इस बीच सारा लोहार के साथ बैठा होता है, जो शिकायत करता है कि उसकी मुर्गियां गायब हो रही है। बात करते हुए पास के बच्चे मैच खत्म करते हैं और कमेंट्री भी होती है। रेडियो कैंटन उनकी राय पूछने आता है। सारा गुस्से में उसे डांटता है और बड़ों का अपमान करने के लिए भगा देता है। लोहार भी गुस्सा करता है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही गेंद उड़कर उसके चेहरे पर लगती है। गेंद लुढ़क कर पास रखी मोमबत्ती से टकराती है, जिससे लोहार की झोपड़ी में आग लग जाती है। वहाँ से गुजर रही कॉनी दौड़कर आती है और बैंडियन पर जानबूझकर लोहार को मारने का आरोप लगाती है। वो कहती है कि वो उसे मारना चाहता था और चेतावनी देती है कि उसके पिता फुटबॉल चुराने पर उसे सजा देंगे। काइंड ऑफ माइट बीच में आकर समझाती है कि बैंडियन को गेंद डॉक्टर एस्पिरिन ने दी है। कॉनी अपने बेटे को चुप कराती है। बैंडियन को पकड़कर घर के अंदर घसीट ले जाती है, गेंद छीन लेती है और उसे बंद कर देती है। वो धमकी देती है कि वो मूसा को बताएगी और वो गेंद को टुकड़ों में काट देगा। बैंडियन सुनने से इनकार करता है। वो दरवाजा लात मारकर खोलता है, अपनी गेंद उठाता है और सौतेली माँ की चीखों को अनदेखा करते हुए भाग जाता है। कॉनी गालियाँ देती रहती है। तभी बैंडियन की माँ बाहर आती है और उससे कहती है कि उसके बेटे को अकेला छोड़ दे। दोनों महिलाओं में झगड़ा हो जाता है। उसी समय मूसा कई गाँव वालों के साथ आता है और कॉनी को उसके बुरे व्यवहार के लिए घर से बाहर निकाल देता है। वे बैंडियन को ढूंढना शुरू करते हैं। ये देखकर कानामारी चुपचाप वहाँ दौड़ता है जहाँ बैंडियन छिपा है। वो उसे चेतावनी देता है कि सब उसे ढूंढ रहे हैं और अगर सुरक्षित रहना है तो वापस न आने को कहता है। बैंडियन पूरा दिन पेड़ में छिपा रहता है। रात में वो अस्पताल जाता है, ये सोचकर कि अगर घर गया तो पिता उसे मार देंगे। कोई और रास्ता न देखकर वो भागने का फैसला करता है। अस्पताल में वो डॉक्टर एस्पिरिन से मिलता है और उससे अपने पैसे मांगता है, ये कहते हुए कि वो अपने पिता के लिए तोहफा खरीदना चाहता है। वो पैसे लाकर देती है और जाने से पहले बैंडियन उससे अपनी माँ का ख्याल रखने को कहता है। फिर बैंडियन एक ट्रैक्टर पर लिफ्ट लेता है जो उसे शहर से बाहर ले जाता है। रास्ते में ड्राइवर उससे छोटे मोटे काम करवाता है। कुछ समय बाद ट्रैक्टर खराब हो जाता है और ड्राइवर पार्ट्स लाने शहर चला जाता है। बैंडियन वही ट्रैक्टर की रखवाली करता है। घंटे बीत जाते हैं, दिन रात में बदल जाता है और ड्राइवर वापस नहीं आता। रात में जानवरों की आवाजों से डरकर बैंडियन ट्रैक्टर के अंदर छिप जाता है और सो जाता है। अगली सुबह एक गुजरते लोकल ट्रक के हॉर्न से उसकी नींद खुलती है। वो जल्दी से नीचे उतरता है, ट्रक रोकता है और लिफ्ट मांगता है, जिसे ड्राइवर मान लेता है। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक एक व्यस्त शहर में रुकता है। ड्राइवर बैंडियन से उतरने को कहता है और बताता है कि किसारो उनका आखिरी स्टॉप है। फुटबॉल पकड़े हुए बैंडियन बाजार में चलता है। अचानक रेफरी की तरह कपड़े पहना एक आदमी उसके पास दौड़ कर आता है और गेंद मांगता है। कहता है कि उनका मैच चल रहा है और गेंद खराब हो गई है। बैंडियन पहले मना करता है। जब वो आदमी जिद करता है, बैंडियन शर्त रखता है कि अगर उसे खेलने देंगे तो ही देगा। थोड़ी झिझक के बाद रेफरी उसे मैदान में ले जाता है। वो तुरंत एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाता है और बैंडियन को खेलने देता है। बैंडियन शानदार खेल दिखाता है और एक के बाद एक गोल करता है, ये जाने बिना कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। उसका खेल तब रुकता है जब पिछली रात का ट्रैक्टर ड्राइवर उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। बैंडियन घबरा जाता है और भागने लगता है। किस्मत से उसे पास खड़ी डॉक्टर एस्पिरिन की कार दिख जाती है। वो अंदर कूदता है और तुरंत गाड़ी चलाने को कहता है। डॉक्टर एस्पिरिन उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है कि वो कहाँ था, बताते हुए कि मक्कोनो में लोग उसे 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। बैंडियन जवाब टालता है और लोगों को आते देखकर जल्दी चलने को कहता है। निकलते वक्त वो आखिरकार बताता है कि वो गांव से क्यों भागा था। डॉक्टर एस्पिरिन उसे भरोसा दिलाती है कि उसके पिता उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अब उनका गुस्सा शांत हो चुका है। वो कहती है कि वो उसे वापस घर ले जाएगी। बैंडियन मना करता है और पास के शहर काकरी ले जाने को कहता है, ये कहते हुए कि वहाँ उसका परिवार है। हिचकिचाते
हुए डॉक्टर एस्पिरिन मान जाती है और गाड़ी चलाती रहती है। बैंडियन पीछे की सीट पर सो जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर एस्पिरिन उसे जगाती है और बताती है कि वे पहुंच गए हैं। कार से उतरते हुए बैंडियन कहता है कि वो अपनी बहन फांटा को ढूंढना चाहता है। डॉक्टर एस्पिरिन उसे जाने देती है, ये वादा लेकर कि रविवार को फिर मिलेंगे और वो उसे वापस ले जाएगी। बैंडियन एक स्थानीय आदमी से मदद मांगता है और पास की इमारत में जाकर फांटा को ढूंढ लेता है। उसे देखकर फांटा चौंक जाती है और डरते हुए पूछती है कि वो क्यों आया है। कहानी सुनकर फांटा कहती है कि उसे घर लौटना चाहिए क्योंकि पिता परेशान होंगे। बैंडियन समझाता है कि वो डॉक्टर एस्पिरिन के साथ वापस जाएगा और बस कुछ दिन रहना चाहता है। फांटा मना कर देती है, कहती है कि ये उसका घर नहीं है और वो भी दोस्त के यहाँ रह रही है। तभी एक लड़की आती है और सुझाव देती है कि बैंडेंडी बांगोरा के शागिर्द के यहाँ रह सकता है। दृश्य बदलता है और बैंडियन बांगोरा नाम के एक बूढ़े आदमी के साथ कार में बैठा होता है। बांगोरा उससे पूछता है कि क्या वो काम करना चाहता है। बैंडियन के हक कहने पर वो ईंधन के लिए पैसे मांगता है और वादा करता है कि पहली मजदूरी के साथ लौटा देगा। बैंडियन हिचकिचाता है लेकिन पैसे दे देता है। वो पूछता है कि काम क्या होगा, लेकिन आदमी कहता है कि सुबह पता चलेगा। कुछ देर बाद वे एक घर पहुंचते हैं। वो फोर्ड नाम के एक लड़के को बुलाता है और अगले दिन बैंडेंडी का ख्याल रखने को कहता है। अगली सुबह जल्दी फोर्ड बैंडियन को जगाता है और कहता है कि जल्दी करो, इससे पहले कि सारे हॉर्न खत्म हो जाएं। बैंडियन पहले समझ नहीं पाता। कत्ल खाने से गुजरने और समुद्र तट पहुंचने पर उसे समझ आता है कि फोर्ड गाय के सींगों की बात कर रहा है। बैंडियन जानता है कि बांगोरा इन सींगों से लैंप और दूसरी चीजें बनाकर पर्यटकों को महंगे दामों पर बेचता है। वो ये भी देखता है कि कई और लड़के बांगोरा के लिए काम कर रहे हैं। अगले दिनों में फोर्ड और दूसरे लड़के बैंडियन को तंग करने लगते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, धक्का देते हैं और बुरा बर्ताव करते हैं। एक दिन जब बैंडियन अपनी फुटबॉल से खेल रहा होता है, वे उसे जबरदस्ती वोडका पिलाते हैं और उसकी गेंद पास के घर में फेंक देते हैं। बैंडियन गेंद वापस लेने की कोशिश करता है लेकिन घर का मालिक मना कर देता है। दीवार चढ़ते वक्त टूटे कांच से उसका हाथ कट जाता है। इस दर्दनाक घटना में सिर्फ बुब्बा नाम का एक बौना आदमी उसका साथ देता है जो बांगोरा के यहाँ काम करता है। दिल टूटे हुए बैंडियन उस होटल जाता है जहाँ उसने आखिरी बार डॉक्टर एस्पिरिन को देखा था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वहाँ सबका नाम एस्पिरिन है। निराश होकर बैंडियन बाहर निकल जाता है। बुब्बा वापस चलने को कहता है लेकिन बैंडियन मना करता है और कहता है कि वो फो को नहीं देखना चाहता। बैंडियन वही रहने की जिद करता है लेकिन बुब्बा चेतावनी देता है कि ये खतरनाक है। फिर बुब्बा उसे न्यू साइट फॉर चेयरमैन अफेयर्स नाम की जगह ले जाता है जो खोए हुए बच्चों का आश्रय है। अगली सुबह वे एक अमीर महिला को देखते हैं जिसे बच्चे उसके बैग उठाने के लिए घेर लेते हैं। बुब्बा बच्चों को हटाकर मदद की पेशकश करता है। वो बैग उठाता है, कुछ बैंडियन को देता है और जैसे ही महिला मुड़ती है वे उसके सामान के साथ भाग जाते हैं। कुछ देर भागने के बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां एक सिक्योरिटी गार्ड बच्चों को दूसरी तरफ जाने से रोक रहा होता है, जहां स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा होता है। वे चुराए हुए बैग देकर गार्ड को रिश्वत देते हैं और वो उन्हें दीवार के अंदर जाने देता है। कई लोग ऊंचे टावर पर चढ़कर मैच देख रहे होते हैं। बैंडियन और बुब्बा भी चढ़ जाते हैं। बैंडियन मैच देखकर बहुत खुश होता है और बुब्बा को पहचाने हुए खिलाड़ियों के बारे में बताता है। मैच के दौरान एक खिलाड़ी गेंद को ऊंचा मारता है। गेंद सीधे उनके सामने स्टेडियम की छत पर गिरती है। बिना सोचे बैंडियन टावर से कूद जाता है। वो सुरक्षित छत पर उतरता है और नीचे से आ रही आवाजों को अनदेखा करते हुए गेंद से खेलने लगता है। वो गेंद उछालता रहता है, ये नहीं जानता कि सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं। गार्ड बैंडियन और बुब्बा समेत कई बच्चों को पकड़कर हिरासत में ले लेते हैं। सेल में बैंडियन शोर मचाता रहता है और छोड़ने की मांग करता है लेकिन कोई नहीं सुनता। कुछ बड़े कैदी उसे चुप रहने को कहते हैं तो वो बुब्बा के पास बैठ जाता है। बुब्बा उसे दिलासा देता है कि चिंता मत करो, सुबह छोड़ दिए जाएंगे। अगली सुबह डॉक्टर एस्पिरिन होटल में स्टाफ से कहती है कि अगर बैंडियन आए तो उसे रुकने को कहना क्योंकि उसे कुछ काम है। इसी बीच स्टेशन पर बैंडियन को बुचर नाम का आदमी जमानत पर छुड़ाता है जो खुद को उसका बॉस बताता है। बैंडियन उसे नहीं जानता लेकिन वो कहता है कि बुब्बा उसका भाई है और दोनों को छोड़ने की जिद करता है। दोनों रिहा हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। बैंडियन बताता है कि उसे रात में किसी से मिलना है तो बुचर कहता है कि 9 बज चुके हैं और मौका निकल गया। वे बुचर की नई मर्सिडीज में बैठकर उसके काम की जगह एक फिशमॉन्गर वीडियो स्टोर जाते हैं। बुचर उन्हें ऑफिस में ले जाता है और बैंडियन का फुटबॉल खेलते हुए वीडियो दिखाता है। वो बैंडियन को डांटता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया और पूछता है कि उसने ऐसा खेलना कैसे सीखा। बुब्बा जल्दी से कहता है कि बैंडियन मैकानो नाम के गांव से है और उसने खुद खेलना सीखा। बुचर बताता है कि सिर्फ बैंडियन मैकानो से है और उनके भाई होने के दावे पर सवाल उठाता है। बैंडियन बहाने बनाता है लेकिन
बुचर कहता है कि उसे पता है वे झूठ बोल रहे हैं और चिंता की बात नहीं है। फिर वो प्रोफेशनल फुटबॉल मैच का वीडियो दिखाता है, लेकिन बीच में लाइट चली जाती है क्योंकि बुचर अपने कर्मचारियों को डांटने चला जाता है। बुब्बा की सलाह पर बैंडियन बेंच पर झपकी ले लेता है। इस बीच डॉक्टर एस्पिरिन बैंडियन को ढूंढती हुई फांटा के पास जाती है। जब दोनों को कुछ पता नहीं चलता तो वे फिश स्टोर जाते हैं। बुचर अपने कर्मचारियों को आलसी होने पर डांटता रहता है। वो बुब्बा को बैंडियन को जगाने और काम में मदद करने को कहता है। काम करते वक्त फोर्ड आता है और बताता है कि उसकी बहन और डॉक्टर एस्पिरिन उसे ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर एस्पिरिन से मिलने की बात सोचकर बैंडियन खुश हो जाता है। बाद में वे ट्रक से जाकर बैंडियन की फुटबॉल वापस लाते हैं। बूढ़े आदमी को डराकर वे स्टोर लौटते हैं जहां डॉक्टर एस्पिरिन और फांटा इंतजार कर रही होती है। बैंडियन डॉक्टर एस्पिरिन से कहता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वो यही रहकर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता है। एस्पिरिन उसे उसका वादा याद दिलाती है और कहती है कि उसे वापस ले जाना होगा। ये देखकर बुब्बा दोस्त का साथ देता है। वो कहता है कि काकरी की फुटबॉल टीम बहुत अच्छी है और गांव में उसे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पास खड़ा बुचर ये सुनकर आगे आता है और बैंडियन की तारीफ करता है। कहता है कि वो बहादुर और जिद्दी बच्चा है। बुचर कहता है कि वो उसे अपने दोस्त करीम से मिलवा सकता है जो फुटबॉल कोच है। ये सुनकर बैंडियन खुशी से बुब्बा के पास दौड़ता है और बताता है कि वो करीम को जानता है। बैंडियन के जाने के बाद डॉक्टर एस्पिरिन बुचर से कहती है कि वो बैंडियन को वापस ले जाएगी और वो फुटबॉल स्कूल नहीं जाएगा। फांटा बीच में कहती है कि ये अफ्रीका में मिलने वाला सुनहरा मौका है और वो अपने भाई को घर नहीं जाने दे सकती। एस्पिरिन ये मानते हुए चली जाती है कि उसे नहीं पता था कि बैंडियन को फुटबॉल देना ऐसा मोड़ लेगा। पास में बुब्बा से बात करता बैंडियन एस्पिरिन के पीछे जाता है और गेंद लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो तोहफे वापस नहीं लेती। वो उसे माँ का ख्याल रखने का वादा याद दिलाता है और वह उसे आश्वस्त करती है। कुछ दिन बाद बैंडियन करीम से ट्रायल देने मिलता है। शुरुआत में जूतों की वजह से उसे दिक्कत होती है। वो जूते उतार देता है और पेनल्टी में गोल कर देता है। शानदार प्रदर्शन के कारण बैंडियन चुन लिया जाता है और फुटबॉल स्कूल में शामिल हो जाता है। स्कूल में वो हर मौके पर अभ्यास करता है, लेकिन स्टार खिलाड़ी थे और उसके साथी उसे तंग करने लगते हैं। वे उसे साथ खाने नहीं देते और अभ्यास या मैच में गेंद नहीं पास करते। ये देखकर करीम बीच में आता है। वो टीम से कहता है कि वो ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर स्कूल में रहना है तो बैंडोन को साथ ही मानना होगा। एक दिन बैंडियन जूते साफ कर रहा होता है जब बुब्बा उससे मिलने आता है। वो हाल पूछता है और बैंडियन सब बता देता है। बुब्बा उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा और वे उससे जलते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं और अब्ते को छोड़कर सब उसे अच्छा मानते हैं। दौड़ अभ्यास के दौरान तोरे करीम से मिलता है और सुझाव देता है कि वो यूरोप में खिलाड़ियों को बेचने के लिए संपर्क करे। करीम मना करता है और कहता है कि वो अफ्रीका के लिए खिलाड़ी तैयार कर रहा है। करीम छात्रों को तकनीक सिखाता है और सवाल पूछता है। बैंडियन सही जवाब देता है और तारीफ पाता है। बोर्ड की ओर मुड़ते हुए तोरे फुसफुसाकर कहता है कि ज्यादा उम्मीद न रखे, वो कभी नंबर 10 जर्सी नहीं पहनेगा। क्लास के बाद तोरी उसे जुगलिंग मुकाबले की चुनौती देता है। बैंडियन जीत जाता है और खुशी मनाता है। तभी करीम आकर उसे डांटता है। वो कहता है कि बैंडियन 1 साल तक बेंच पर रहेगा और कोस्टर्स के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इसके बाद बैंडियन बुब्बा से मिलता है और गांव लौटने की बात करता है। बुब्बा उसे हार न मानने को कहता है और भरोसा रखने वालों के बारे में सोचने को कहता है। कोस्टर्स के खिलाफ मैच के दिन बुचर विरोधी टीम के एक खिलाड़ी को पैसे देता है ताकि वह ते को जल्दी बाहर कर दे। गांव में सब रेडियो पर मैच सुनते हैं और बैंडियन का नाम सुनने को उत्सुक होते हैं। मैच शुरू होते ही विरोधी टीम हमला करती है। कई कोशिशों के बाद वे ते को घायल कर देते हैं और वो बाहर हो जाता है। ते के बाहर होते ही बैंडियन को खेलने का मौका मिलता है और वो शानदार प्रदर्शन करता है। उसकी काबिलियत टीम को जीत दिलाती है। 1 साल बाद बुचर के स्टोर पर एक लिफाफा आता है। बुब्बा उसे बुचर को देता है। पढ़ते ही बुचर करीम से मिलने चला जाता है। फ्रांस की सेंट अगेन स्पोर्ट्स एसोसिएशन बैंडियन को 5 साल की ट्रेनिंग देना चाहती है और सारे खर्च उठाएगी। ये यूरोप के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मौका है। करीम चौंक जाता है लेकिन कहता है कि बुचर मछली के काम पर ध्यान दे। वो मानता है कि बैंडियन छोटा है लेकिन यूरोप भेजने का फैसला करता है। वो चेतावनी देता है कि गांव बिना पिता की इजाजत भेजने पर उन्हें कोस सकता है, लेकिन बुचर फैसला कर चुका होता है और गांव जाकर पिता को मनाता है। फांटा और डॉक्टर एस्पिरिन की मदद से बुचर मूसा को मना लेता है। मूसा कहता है कि वो चाहता है बैंडांडी गांव में रहे, लेकिन अगर नहीं तो फ्रांस या अफ्रीका में फर्क नहीं पड़ता। पिता की इजाजत और आशीर्वाद लेकर बैंडियन अकेले फ्रांस जाता है। वो खुद को 16 बताकर एयरपोर्ट चेक पार कर लेता है। फ्रांस पहुंचकर वो टैक्सी से स्टेडियम जाता है। यही ये रिकैप खत्म होता है। आप अपने सपनों के लिए कितनी दूर जा सकते हैं? क्या आप बैंडियन के दूसरे
दूसरे महाद्वीप जाने के फैसले से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय साझा करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और मूवी रिकैप मिस न हो।